गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, आप यहाँ देख करके समझ ही गए होंगे कि आज जो हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं उस पार्ट का नाम है जैक 10th एग्जाम 2025। यानी कि यदि आप जैक के स्टूडेंट हैं तो ये बात आप समझिएगा कि मॉडल पेपर है ये इंग्लिश का स्पेशल। ध्यान से समझिएगा, आज हम आपको मॉडल पेपर 10th का समझाने वाले हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग एग्जाम देंगे तो कौन सा पैटर्न पर देंगे। हम लोग को पैटर्न के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पैटर्न पर एग्जाम होगा। तो आज हम आप लोग को पैटर्न बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम होगा। साथ ही साथ ये भी आपको हम बताएंगे कि एक मॉडल क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और उसके बाद 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव ग्रामर वगैरह रहेगा। तो सारा हम लोग जानेंगे। बस आप इतना दिमाग में रखिए कि यदि आप 10th क्लास के इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं तो 10th क्लास के बच्चा हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपको 27 फरवरी को होगा। ये आपको भी पता होगा कि एग्जाम मेरा जो है 27 फरवरी को इंग्लिश का 10th क्लास का होगा। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा, झारखंड काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसमें आपको मॉडल क्वेश्चन बनाया गया है 2024-25 का। अभी आपको मॉडल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दुकान में होगा तो पिछला होगा, लेकिन आपको हम दे रहे हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश। जो अभी जो हम बताने वाले हैं इसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे। क्लास 10th का है जिसमें ऑब्जेक्टिव जो रहता है 30%, टाइम रहता है 1 आवर। तो ये सारा चीज है जो आपको दिया गया है। अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो विद्यार्थी एक बात आपको समझना है, देखिएगा एक बात आप हमेशा समझिए, उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा, आसानी से दिख सके। तो बस इतना बात ही समझिएगा कि अगर हम इसका बात करें तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। देखिए एक बार इस चैप्टर के पैसेज टाइप से इसको पढ़ते ही आपको दिमाग काम करना चाहिए कि सर ये कौन सा चैप्टर का है। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा है इसका मतलब कि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े, बुक को इंग्लिश नहीं पढ़े। तो फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। कह रहा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक माने सामान्य रूप से जो एक राइटिंग टेबल होता है उस पे ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। कह रहा है कि ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग। रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रिया। अगर हम ऐसे है तो दे रहे हैं, अगर ऐसे करके लिख रहे हैं तो इसकी झुर्रिया होता है रिंकलिंग। ऑन ब्रो माने भौं होता है। caused by the effort he had to make and express his idea। और उसका रीजन ये था कि उसको अपना आइडिया, विचार को एक्सप्रेस करना था, बताना था। When he finished, जब वह पूरा किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो क्या किया, पूरा करके एक स्टाम्प खरीदता है, उसको लिक बना होता है जीभ से चाटना, चाट करके ऐसे लगा दिया स्टाम्प को, और फिस्ट बना होता है मुट्ठी, मुट्ठी से इस प्रकार से मार करके उसको क्या करता है, फिक्स करता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब उसको क्या किया कि मेल बॉक्स में डाल दिया, पोस्टमास्टर वहां से आता है, उसको खोलता है। God, it said, God, वह कहता है भगवान, of the money that I asked for only 70 pieces reached me। कहता है कि भगवान जो हम मनी मांगे थे उसमें 70 पीसेज हमको मिला, सेंड मी द रेस्ट, बाकी बच गया उसको भी हमको भेजिए, जो बाकी बच गया उसको भी भेजिए। आई नीड इट वेरी मच, हमको इसका बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन कहता है वो कि लेकिन अब जो भेजना है वो आप मेल के थ्रू मत भेजिए,
इसलिए मत भेजिए क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है जी, वो का है तो अ बंच ऑफ क्रूक्स। अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है धूर्तों की टोली, एक ऐसा ग्रुप जो धूर्त है। लेंचो ही बात लिख ले। अब बता, जैसे तुम लोग अगर 10th क्लास के है स्टूडेंट जी, तो तुमको ये बात पता होगा कि लेंचो के बारे में कहानी है चैप्टर 1 में, अ लेटर टू गॉड, उसी से लिया गया है। अगर हम बात करें लेटर टू गॉड तो उसी से कहानी लिया गया है लेंचो के बारे में। तो अब यहाँ क्वेश्चन हम आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। ये जो पहला लाइन है, फिर ध्यान से देखिए, पहला लाइन है he has started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make and express his idea। एकरा में ही जो है किसके लिए यूज किया गया है? he has started to write, वह लिखना शुरू किया। कौन लिखना शुरू किया? पोस्टमैन। ये लिखना शुरू किया लेंचो। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है गॉड, भगवान लिखना शुरू किए, लेंचो पोस्टमास्टर या नन ऑफ दिस। तो ये बात तुमको पता होना चाहिए कि लिखना जो शुरू किया वो पोस्टमैन किया, तो सॉरी लेंचो किया। लेंचो ही ना पत्र लिख रहा था, पोस्टमैन तो अपना निकाल करके जिसको बांटना है बांटेगा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर होगा लेंचो, बी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा सेकेंड नंबर, हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो। हाउ मच मनी, जैसे पैसेज पढ़ा होगा या कहानी भी पढ़ा होगा जी, तो लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा, कितना पहुंचा? पहला 100 पीसेज, 30 पीसेज, 70 पीसेज, 50 पीसेज। तो अब ये बताए हैं कि यहाँ कह रहा है कि 70 पीसेज रीच मी, मेरे पास 70 पीसेज पहुंचा। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, 70 पीसेज। क्लियर है? थर्ड, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, A bunch of crooks, bunch of crooks का मतलब होता है धूर्तों की टोली जो धोखेबाजी करता है किसी के साथ। तो देखते हैं, a group of dishonest people, मतलब कि बेईमान लोगों का एक समूह। बिल्कुल सही बात है, a group of honest people ही नहीं होगा, फ्रेंडली जिसको फ्रेंडली है वो भी नहीं होगा, ग्रुप ऑफ अनफ्रेंडली पीपल ही नहीं है। तो a group of dishonest people, समझ में आ रहा है? अगला व्हाट, अब देखो यहाँ तक पैसेज ही खत्म हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन है, ये आपका बुक से है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ के देखते हैं। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट वाला आपका एक कहानी है जो पढ़े होंगे आप, उसमें जो पायलट रहता है वो क्या चीज का रिस्क लेता है? पढ़े के रिस्क लेता है, खाए का, दौड़े का, क्या चीज के रिस्क लेता है? ऑप्शन, मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, कि वो रिस्क लेता है कि उसको ब्रेकफास्ट करना है, अपना ब्रेकफास्ट को मिस कर रहा है। दूसरा, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, वापस उसको पेरिस जाने के लिए रिस्क लेता है। फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टोर, या फिर वापस से ओल्ड डकोटा से जो पायलट था वो चलाते हुए कहीं ना कहीं स्ट्रेट इनटू द स्टोर। स्टोर का मतलब होता है तूफान, तूफान में जाने का रिस्क लेता है। तो यही आपका ऑप्शन सही है कि क्या करता है कि तूफान में जाने का रिस्क लेता है। He did not take any risk, तो लिया था कि तूफान था पूरा खतरनाक, वापस भी नहीं गया बल्कि वही तूफान में गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। अगला, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। देखो जी यहाँ कह रहा है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, उसको तुरंत क्या रिएक्शन था जब वो लेटर को देखता है? तो ऑप्शन है क्राइड, चिल्लाने लगा लेटर देख के। ये गलत बात है, चिल्लाया नहीं था। लाफ्ड ऑल हर्टली, पूरा जोर जोर से एकदम दिल से हंसने लगा, एकदम सही बात है। यही वाला ऑप्शन सही है कि देख करके हंसने लगा। फेल्ट सैड, दुखी हुआ नहीं, फेल्ट हैप्पी, खुश हुआ नहीं, हंसने लगा। तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं जी ताकि और अच्छा से समझ में आए। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, समझिएगा, देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला वाला कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे। नेल्सन मंडेला में यही कहता है कि देयर आर ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन, फर्स्ट टू आवर फैमिली, सेकंड टू आवर कंट्री। तो यहाँ पे
बोल रहा है कि व्हाट आर मैन्स ऑब्लिगेशन, आदमी का क्या फर्ज है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार को, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोगों को, या फिर दोनों या कोई नहीं। तो ये बात समझना है, परिवार को भी है, लोग को भी ऑब्लिगेशन है, तो ये दोनों है, इसीलिए बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन सही है। ई वाला मारेगा तब वो सही, वाला मारेगा तब वो सही है, यानी कि आधा सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी। अगला कह रहा है द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, जो बेकर होता था जी, बेकर माने पाव रोटी बेचने वाला, और द ब्रेड सेलर जो पाव रोटी बेचता था, ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज, उस समय एक ड्रेस रहता था, उस ड्रेसवा के क्या कहते थे, ये बात हमको बताना है। तो ये बात तुमको पता होगा कि उस समय जो ड्रेस रहता था, जो आप चैप्टर पढ़े होंगे, उसको क्या कहते थे, तो कीड़ा नहीं कहते थे, कोट पैंट नहीं पहनता था, हैंडबुक नहीं था, कबाई कहते थे, कबाई, कुछ कहते थे कबाई, याद रखना इस बात। अगला इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, तो ये बात समझना है, इन विच कंट्री, कौन से देश में सबसे पहले टी को पिया गया था। तो ये बात तुमको पता होगा जब पढ़ रहा होगा चैप्टर जी। इंग्लैंड में नहीं पिया गया था, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, चाइना में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, व्हाट टाइप्स ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था, बड़ा एकदम तेज तरार था, इसका कैरेक्टर स्केच बार बार पूछता है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहले बताइए ग्रिफिन कैसा आदमी था, तो बस इतने समझो कि बहुत तेज तरार आदमी था, तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, लॉलेस, मतलब उसमें नियम कानून नाम का चीज, रूल रेगुलेशन नहीं था तो जरूर ब्रिलियंट एकदम साइंटिस्ट, लेकिन नियम नहीं था, तो लॉलेस पर्सन भी था, फ्रेंडली नहीं था, इसीलिए इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आगे व्हाट डिड थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ, जब चोर वाला कहानी पढ़ रहा होगा तो एकरा में बात कहल गेल कि एवरी मंथ जो चोर था वो क्या करता था, कौन सी बदलता था, तो आपका नाम बदलता था, अभी कुछ बताया, तो इसका रियल आंसर होगा हिज नेम, न कि हिज हाउस, हिज कार या फिर नन ऑफ द नेम, हिज नेम होगा, वो अपना नाम जो है हमेशा बदलते रहता था। आगे देखिए, कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ ट्रेम्प ऑफ सर्जरी, ये बात तुम लोग को पता होगा, अ ट्रेम्प ऑफ सर्जरी जो मिसेस पम्फ्रे वाला कहानी है सेकंड बुक में, उसके राइटर के है मिसेस पम्फ्रे, तो उसका नाम में है, वो तो होगा नहीं, जेम्स एलियट है, रस्किन बॉन्ड है, मुल्क राज आनंद है। तो जब कहानी तुम लोग पढ़ रहा होगा तो ये बात समझना कि इसका जो है जेम्स हैरियट, हु वाज ऑस्बल, ऑस्बल एगो कोची था, सेकंड बुक से भी है, तो ऑस्बल एक बात समझना कि ये कोई सीक्रेट एजेंट था, बस इतने बात, सीक्रेट एजेंट। हॉरेस डेनबी लाइक, हॉरेस डेनबी है, वो क्या पसंद करता था, तो समझना कि महंगा महंगा किताब पढ़ना पसंद करता था हॉरेस डेनबी, तो हॉरेस डेनबी लाइक रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं है, सिंगिंग नहीं है, लिसनिंग म्यूजिक नहीं है, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, 13 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 14 मिसेस लोइसेल बोरर, देखो जी मटिल्डा वाला कहानी जो पढ़ा तो ओकरा में मिसेस लोइसेल बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, अ डैश फ्रॉम एमएम फॉरेस्टियर, तू का एगो उधार ले ली थी, ड्रेस ली थी, नेकलेस ली थी, दोनों या फिर कोई नहीं, तो बस समझना वो थी कलर की वाइट, लेकिन वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए सोना के हार यानी कि नेकलेस को उधार ली थी, तो इसका ऑप्शन होगा 14 का ए नेकलेस। हम लोग को जिंदगी में बाबू कभी भी अमीर दिखावा नहीं करना, अमीर है कोई बात नहीं, लेकिन अमीर जैसा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। व्हाट वाज भोली रियल नेम, देखो जी भोली वाला कैरेक्टर बार बार पूछता है, अब एक में कह रहा है व्हाट वाज भोली रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या है, तो बस इतने दिमाग में लगा कि भोली का रियल नेम जो था वो तुम लोग पढ़ा होगा तो ऐसे भी पता होगा, भोली के पिताजी भोली के पिताजी जो थे उसको भोली नाम पड़ा था, लेकिन शुरू में उसका नाम था सुलेखा, सुनंदी नहीं है, सुलेखा है, रजनी और नालिनी नहीं है, बी ऑप्शन सुलेखा। आगे व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर वाला कहानी जब पढ़ा होगा तो ये बात तुमको पता होगा, ऑटर एक ड्रैगन के जैसा, छोटा सा ड्रैगन के जैसा दिखता था,
तो स्मॉल ड्रैगन। व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ? यह बात बाबू नेल्सन मंडेला से है। कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ धन का है, वहां का धन दौलत सोना चांदी ये नहीं है, वहां के लोग पीपल। तो इसका आंसर होगा इट्स मिनरल नहीं होगा, इट्स पीपल होगा, इट्स टेक्नोलॉजी और नॉन ऑफ दी नहीं। अब देखो जी इट्स पीपल होगा, वहां के लोग अगर अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी बनाना धन बनाना। इट्स पीपल। व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम? ये तो सबके पता है गौतम बुद्ध का अर्ली नेम सिद्धार्थ था, तो सीधा नहीं होगा, सिद्धार्थ नहीं होगा, सिद्धार्थ होगा। डी ऑप्शन। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। अब देखो बेकर फ्रॉम गोवा, जो बेकर फ्रॉम गोवा है उसको क्या कहा जाता है? पैडर, बैपर, रेडर, नॉन ऑफ दिस। तो ये बात समझना, जो बेकर फ्रॉम गोवा है उसको हम लोग बोला गया उस चैप्टर में पैडर, PADER। ए ऑप्शन। 20 नंबर। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड? हेमलॉक ट्री वाला कहानी पढ़ा होगा, जेकरा में दो चीज को निगेटिविटी के रूप में देखते हैं। जैसे में एगो कौवा देख लिया तो कहता है कि ना दिन खराब चलेगा, ऐसे कहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो भी एक जीव है, हम लोग भी जीव है। तो ऐसा बोला जाता है इस चैप्टर में। और दूसरा एक हो गया क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री का होता है धतूर का पौधा, जानता होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, कितना बड़ा होता है समझ रहे हैं? तो मैंने भर के होना से बेसिए जाएगा, तो ओकरा में धतूर फरल रहता है, जो शंकर जी खाते हैं, पीस पीस के भांग धतूर सब देवल जाता है ना, उसमें बीज जो पाया जाता है जो बहुत जहरीला होता है। तो वही है हेमलॉक ट्री और क्रो, इन दोनों को नेगेटिव क्रिएचर्स के रूप में देखा गया है। Why should the tiger lurking in shadow? टाइगर है घात लगाए बैठल है, शैडो छाया में, मतलब कि घात लगाए बैठल है। पहला ऑप्शन है, और उसको डर लग रहा है, टाइगर डराएगा जी, गलत ऑप्शन है। आउट ऑफ एंगर, पूरा गुस्सा से है, ऐसा नहीं। टू कैच द डियर या फिर बोथ, तो देखो वो घात लगाए बैठल है कि जैसे ही अगर कहीं होने से हिरन आएगा पकड़ लेंगे, इसलिए वो घात लगाए बैठल है। तो इसका रियल आंसर होगा टू कैच द डियर। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक? हॉरेस को कौन से एलर्जिक था? तो उसको देखो पॉलन से एलर्जिक था, यानी कि पॉलन। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रेम्प ऑफ सर्जरी एडवाइज? व्हाट डिड द डॉक्टर do in the what did the doctor in the story a tramp of surgery? tramp of surgery में से पंपरे वाला कहानी पढ़ा होगा ना, तो डॉक्टर क्या किया था, वो कुत्ता जो था ट्रीटी, उसको क्या किया था आप लोग बताइए? ओकरा ले जाकर खूब खिया रहा था, उसको घर ही से इतना ना खिया रहा था कि बीमार पड़ गया, ओकरा खाना पीना नहीं दे लेता, पानी पर जिंदा रख लेता और खूब एक्सरसाइज करवा रहा है। एक्सरसाइज करवाने के बाद तो वो ठीक हो गया था। तो पहला ऑप्शन है कट हिज फूड, उसका खाना कम कर दिया, बिल्कुल सही बात, खाना कम कर दिया। गिव यू मोर एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज करवाया, ये सही है। अगला है सी में कीप हिम ऑन एवरी स्ट्रिक्ट डाइट, पूरा स्ट्रिक्ट डाइट पर रख लेता है एकदम, तो यही सही है। डाइटिंग पर पूरा एकदम खतरनाक तरीका से रख लेता कि डाइट पर रहो, तो एकरा में बाबू ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, Who is Fowler in the story? The Midnight Visitor. Fowler in the story, इसमें कहानी में मिडनाइट विजिटर में फॉलोअर क्या है? तो स्पाई है, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर है, राइटर है, सीक्रेट एजेंट है। तो इसमें जो है वो सीक्रेट एजेंट है, बात समझिएगा, सीक्रेट एजेंट। अगला व्हाट डिड रामलाल डिमांडेड ए डॉगी? देखो जी भोले वाला कहानी पढ़ा हो, तो रामलाल जो है जिसका सुलेखा के शादी जहां हो रहा था, तो रामलाल का डिमांड कर रहा था। तो ऐसे तो शुरू में कुछ डिमांड नहीं किया था, लेकिन उसका जो शुरू में स्मॉल पॉक्स आ गया था, तो उसको देख करके डिमांड क्या किया था। तो ये बात समझना, पहले रेफ्रिजरेटर टेलीविजन ये सब नहीं था, पैसा डिमांड पर था कि पैसा चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बाबू इतना तो तुमको पता है कि डिमांड हुआ था पैसा, अगर पूछ दिया कि कितना पैसा डिमांड हुआ था, ऑप्शन इसका तो ए सही है, मनी, तो ये बतिया बताना होगा 5000 RS, 5000। कितना डिमांड हुआ था? 5000। इनडायरेक्ट स्पीच है, देखो बार बार हम समझा रहे हैं। अधिकतर टीचर पढ़ाते हैं तो लेकिन के नरेशन नहीं समझ में आता है,
नहीं समझ में आता है, क्योंकि बच्चा लोग उतना इंटरेस्टेड रहता नहीं है पढ़ने में। तो ये बात समझिएगा, इक्वेशन दिया हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ से, सार्वभौमिक सत्य, जो पहले भी था, आज भी है, आने वाला समय में भी रहेगा, उसी से। द टीचर सेड, शिक्षक बोले, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो बता, पहले पश्चिम में उगता था, पूर्व में उगता था, आज भी उगता है, कल भी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका ऑप्शन देख लो, द टीचर टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड नहीं होगा, यही होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी ऑप्शन। 27 का, आई डैश फुटबॉल फॉर 5 इयर्स। यहाँ से देखो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, बाबू दिमाग लगाया तो बनेगा ना, तो राम राम है। ग्रामर आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। चलिए देखिए, आई डैश फुटबॉल फॉर 5 इयर्स, 5 साल से देवल है ये फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर ये फॉर 5 इयर्स नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता, तो आई एम प्लेइंग सही हो जाता, ये वाला ऑप्शन। लेकिन ये अभी गलत है, इसलिए कि 5 साल से देवल है, तो आई के साथ तो कहीं हैज लगता नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं पढ़े। तो आई हैव बीन प्लेइंग वाला ऑप्शन जो है सही है, बी ऑप्शन। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 इयर्स। फॉर सिंस का कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आगे हम लोग बात करते हैं, डैश गॉड फुलफिल योर विशेस, भगवान आपका इच्छा को पूरा करे। आशीर्वाद तो दे रहे हैं, आशीर्वाद देंगे या कर्ज देंगे, शुरू में मे आए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, तेरा में मे आए, एकदम आई क्रिया खा लेना है, तो मे ऑप्शन सही है। अगला, डैश यू लेंड मी योर बुक, देखो जी एकरा में लोचा है, का लोचा है थोड़ा समझना, कि आपको बस इतने समझना है, डैश यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपना किताब दे सकते हैं। हम आप यहाँ ताकत की बात की, क्या है दम तुमको अपना किताब मुझे देने के लिए। तो इसमें समझना कि कैन भी सही होगा और कुड भी सही होगा, लेकिन पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुड यू लेंड मी योर बुक। अगला, he dashed the place a few months back, आप जब इसका पढ़ेंगे कि इसमें लिखल है few months back, इसका मतलब है तुमको समझना है a few months back, कुछ महीना पहले, कुछ महीना पहले की बात है। पहले मैंने कहा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो चीज बीत गया बाबू पास्ट हो गया, तो पास्ट हो तो ये बात समझिएगा कि वो पास्ट हुआ, अब पास्ट हुआ यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट। तो ये विजिट है, V1 है गलत है, V5 है गलत है, V4 है गलत है, विजिटेड। जो मेरे पास पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगा कि सारा चीज आपको हम क्लास में एमसीक्यू टेस्ट पेपर के साथ हम करवाते हैं, ताकि तुमको कहीं आने वाला फ्यूचर में दिक्कत न हो गया। अब यहां से देखो 30 क्वेश्चन पूरा हो गया, अब सेक्शन चेंज होता है। क्या है सेक्शन में थोड़ा सा समझते हैं। ये एगो पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ते हुए आपको करना यही है कि इसका आंसर देना है। तो बढ़िया से सबसे पहले हम एक बार पैसेज को पढ़ के आपको समझा देते हैं, इसके बाद हम लोग आंसर देंगे तो मजा आएगा। कह रहा है द वाटर ऑफ द रिवर यमुना, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस। कह रहा है कि यमुना नदी का पानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी हैज बिकम यूजलेस, बेकार हो चुका है। काहे बेकार हो चुका है तो पढ़ेंगे आगे। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड एंड हैज रिसीव्ड ई ग्रेड इन टर्म ऑफ क्वालिटी। वो नदी के पानी एकदम पोल्यूटेड, प्रदूषित हो गया है, और उसको अगर ग्रेड की बात करें क्वालिटी में कि कैसन क्वालिटी है तो ई ग्रेड में सबसे घटिया ग्रेड। बात समझिएगा, दिस इज द लोएस्ट ग्रेड विच इंडिकेट्स द सेवेरिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर। कि सबसे ज्यादा मात्रा में एक्वेम पॉल्यूशन है और सबसे घटिया ग्रेड मिला। सम 50 इयर्स अगो, सम 50 इयर्स अगो का मतलब होता है कुछ 50 साल पहले, कुछ 50 साल पहले। द वाटर ऑफ यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन। 50 साल पहले इसमें नहीं था। वाटर ऑफ यमुना, यमुना नदी का पानी एकदम क्लियर और क्लीन था, एकदम नीट एंड क्लीन था। Many water plants such as weeds, algae and shrubs grew in the water। कह रहा है कि उसमें बहुत सारे वाटर प्लांट्स रहते थे, जैसे में वीड्स हो गया,
ऑल यानी कि शैवाल हो गया, श्रब्स हो गया, छोटे छोटे झाड़ियां हो गया, उसमें उगते थे। और अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, और उसमें और उसके बैंक माने किनारा होता है, उसके किनारा पर भी उगते थे। These plants were the main sources of food for aquatic creature। अब देखो बाबू, पानी में रहने वाला जीव है तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वह टूट जाएगा, तो यही पौधा को खा पी के उन लोग जिंदा रहता था, सोर्स था। A number of water birds could be seen along the river with the onset of winter, caused of migratory birds would come here to feed the Yamuna water। अब देखो जी, माइग्रेटरी वर्ड, माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी, समय के साथ वो आएंगे और फिर समय के साथ चले जाएंगे। कुछ आपके एरिया में देखिएगा कुछ पक्षी है जो ठंडा में आते हैं और जैसे गर्मी आने लगता है वहां से फिर चले जाते। तो वही कह रहा है कि विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, सर्दियों के मौसम में थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम हियर, यहाँ हजारों पक्षी आते थे टू फीड इन द यमुना वाटर, इसमें फीड खाना खिलाने पिलाने खाने पीने के लिए। कह रहा है सैडली, दुखी पूर्वक, दिस वाटर स्पीसीज एंड बर्ड्स हैव वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब समझना, लुप्त होना होता है। अब दुख की बात है कि जब वाटर स्पीसीज थे, रहने वाला प्रजाति, ई और बर्ड्स थे, हैव वेनिस्ड मतलब कि विलुप्त हो चुका है, और डाइड या तो विलुप्त हो गया या मर गया है। व्हाट वन फाइंड्स नाउ आर रेड, और जो अभी पाया जाता है ना आर रेड ऑर्म्स, और उसमें जो पाया जाता है, जो पहले वो सब था वो तो मर गया, अब उसमें पाया जाता है रेड ऑर्म्स कॉल्ड क्रोनोमिट्स, और जो रेड ऑर्म्स पाया जाता है उसको क्रोनोमिट्स बोला जाता है, विच लिव इन द मोस्ट अनहाइजेनिक एंड पॉल्यूटेड वाटर। आयु वही मिलेगा तुमको जहां मोस्ट अनहाइजेनिक, एकदम पूरा अनहाइजेनिक है, माने बेकार है, मतलब ठीक ठाक नहीं, और पॉल्यूटेड वाटर माने बहुत ही प्रदूषित पानी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अब यहां से है, अगर ये पैसेज तुमको समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अनंतना बनेगा। तो देखना हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम टू द रिवर यमुना। अब बताओ, हजारों पक्षी यहाँ आते थे, तो काहे ला आते थे? पहला टू प्ले, खेले ला, टू फीड, खाए पी आते थे, या फिर तैरने आते थे, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो काहे ला आते थे? अब ये पढ़े कि हजारों पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ देखो, विद द ऑनसेट ऑफ विंटर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम हियर टू फीड, फीड करने के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू फीड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ग्रेड हैज द वाटर ऑफ यमुना रिसीव्ड इन टर्म ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के रूप में उसको कौन ग्रेड मिला था? अभी एकदम घटिया ग्रेड, ग्रेड ई मिला था। तो आप लोग समझिए कहीं होगा, इसका आंसर देना है, एमसीक्यू नहीं है। तो विच ग्रेड है द वाटर ऑफ यमुना रिसीव्ड इन टर्म ऑफ क्वालिटी, तो देखिएगा इसका आंसर हम लिख रहे हैं, दूसरा का आंसर लिख रहे हैं, द वाटर ऑफ यमुना, द वाटर ऑफ यमुना received E grade, E grade in term of quality, in term of quality हो गया। कौन ग्रेड मिला? ई ग्रेड। शॉर्ट में लिखिएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए ई ग्रेड, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर पे रहता है तो इतना सा बेसिक थोड़ी लिखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, हाउ वाज द वाटर ऑफ यमुना सम 50 इयर्स अगो। कह रहा है कुछ 50 साल पहले यमुना का पानी कैसा था। देखिए, तो 50 साल पहले उसका जो पानी था एकदम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीट एंड क्लीन था। देखिएगा, हम आपको पैसेज में दिखाना चाहेंगे, देखिएगा 50 साल पहले क्या था। Some 50 years ago the water of Yamuna was clear and clean। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि how was the water of Yamuna some 50 years ago। तो the water of Yamuna was
द वाटर ऑफ यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन सम 50 years ago। फिर से सुना, द वाटर ऑफ यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन सम 50 years ago। आगे, नेम सम वाटर प्लांट्स व्हिच ग्रीव इन वाटर इन इट्स वाटर। कुछ वाटर प्लांट्स बताइए जो उसमें पहले उगते थे, अब तो मान लो कि पॉल्यूटेड हो गया तो नहीं उगेगा, कुछ बताना है। तो देखिएगा इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीज उगता था। तो देखना यहाँ हम अभी बताए होंगे आप लोग को, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या उगता था। This is the lowest grade which indicates the severity. Many water plants such as weeds, E, तो इसका आंसर हो जाएगा weeds, algae, shrubs, etc. बस। और लास्ट है these plants were the main sources of food for। आई प्लांट्स किसका भोजन का स्रोत था, तो यही बात इसमें बताया गया है, मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक क्रिएचर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि these plants were the main sources of food for aquatic creature। aquatic creature हो गया फाइनल। तो ये आपको पैसेज हम एगो कंप्लीट करना। अगर आपको कोई शक है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको पूरी तरह से मदद किया जाए। आगे देखो बाबू, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग इन द इंपोर्टेंस ऑफ टाइम। अपना छोटा भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है, वो डिस्क्राइब यही करना है इंपोर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में। देखो ये इनफॉर्मल लेटर, अगर आपको इनफॉर्मल लेटर नहीं आता है तो मेरे चैनल पे आप जाकर देखिएगा, वहां पे आपको इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है, ये हम डिस्क्राइब किए। एप्लीकेशन है वही है, एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, वो आएगा नहीं आएगा, चाहे कोई भी एक पैराग्राफ है, या तो योर एम इन लाइफ, डिसिप्लिन, द पर्सन यू लाइक मोस्ट, कोई भी एक आपको आना चाहिए। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो जी 20 नंबर इन्वर्टेड कोमा के बदला क्या यूज किया जाता है, तो हम अभी आपको ये बात समझाने वाले हैं। चलिए देखिए समझाते हैं। कह रहा है इन्वर्टेड कोमा आर यूज्ड। जब तुम नरेशन पढ़ रहे हो तो ये बात तुमको पता होगा कि इन्वर्टेड कोमा यूज किया जाता है हमेशा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में हट जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच इसका आंसर सही होगा ए ऑप्शन। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ जून इज द हॉटेस्ट मंथ इज, जून इज द हॉटेस्ट मंथ जो है वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ जून इज द हॉटेस्ट मंथ। तो इसमें से सॉरी क्वेश्चन, हाँ देखो जी क्वेश्चन यही है ए बी सी। तो देखो कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री, जब डिग्री पढ़ा होगा तो ये बात तुमको पता होगा कि दो के बीच कंपैरिजन होता है। तो यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा जून इज हॉटर, या फिर नो अदर मंथ इज हॉटर देन जून, या फिर जून इज हॉट देन ऑल अदर मंथ्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जून इज हॉट नहीं होगा, हॉटर होगा, ये तो गलत हो गया। नो अदर मंथ इज हॉटर देन जून, ये ऑप्शन सही होगा। अगला पैसिव वॉइस। वॉइस अगर तुमको नहीं मालूम है जी तो अच्छा से हम आपको वॉइस पढ़ाए हैं, आप मेरे चैनल में जाकर के लाइव में देखिएगा तो वहां मिल जाएगा। फिर भी एक बार हम यहाँ समझा रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले वॉइस बनाने के लिए टेंस का पता करो। अब टेंस का पता चलेगा तो ये बात समझना, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, शी इज वॉशिंग द क्लोथ, वह कपड़ा धो रही है। तो ये बात बताई कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस में बीइंग लगता है, जेकरा में बीइंग लगल होगा सही होगा। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय, एकरा में बीइंग लगल है, देखते हैं सही है कि नहीं। एकरा में बीइंग लगल है, वो हो सकता है कि सही है, एकरा में ना लगल है तो पहले समझते हैं। जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। द क्लोथ्स, द क्लोथ्स, एकरा में तो नहीं लगल है, गलत हो गया। द क्लोथ्स, यहाँ भी द क्लोथ्स इज बीइंग वॉश्ड बाय हर, या फिर द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। एकरा में बीमारी का है, ध्यान से सुनो। क्लोथ्स के साथ इज रहेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ये बात में मानेगी। तो ये क्वेश्चनवा में ही बतिया देवल नहीं है, सी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ये बात समझना। क्लोथ बने होता है कपड़ा,
अब अगर एस लगा दिए तो क्लोथ्स का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा। तो यहाँ क्लोथ्स है तो उसके साथ लगेगा ई आर। तो जो ऑप्शन है क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर, तो क्लोथ्स इज बीइंग वॉश्ड बाय हर गलत हो गया। तो ई आपका ए ऑप्शन सही। क्लियर है? आगे 23 नंबर देखते हैं। स्पीच है जी हाउ आर यू। तो ये बात समझना कि इसमें हाउ आर यू देवल है तो सेट को आस्क में बदलेंगे। इसका आंसर हम यहाँ बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है तो he asked me how है तो how होगा how, इसके बाद अफर्मेटिव यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार I how I was इज एन आवाज हो गया। जो ऑप्शन सही है देख लीजिए, he asked me how I was, ये वाला ऑप्शन तो सही है। अगला चेंज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज करना है कॉम्प्लेक्सन में। he saw a blue eyed girl, he saw a girl whose eyes were blue, या फिर we saw blue eyed, ये कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। we saw a girl of blue eyes या फिर none of this। तो इसमें समझिएगा कि क्वेश्चन है कि we saw a blue eyed girl, मैंने एक ब्लू आइड गर्ल को देखा, तो we saw a girl whose eyes were blue, बी ऑप्शन सही है। आगे he is a good boy, is in dash degree, he is a good boy कौन डिग्री में है, केकरो साथ कंपैरिजन करिए नहीं रहा, पॉजिटिव होगा, सुपरलेटिव नहीं होगा। ई एकदम तुम लोग दिमाग में हटा लो, फिर से समझना कि एक बात समझिए कि रिमूव टू के क्वेश्चन पूछबे करता है, रिमूव टू का क्वेश्चन पूछबे करता है, आपको आना चाहिए। आई वाज क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसको हम टू प्रेजेंट देयर, आई वाज टू प्रेजेंट देयर होगा, तो इसका आंसर होगा रिमूव टू इन द सेंटेंस। एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आई वाज प्रेजेंट देयर, ये क्वेश्चन गलत है, इसीलिए हम एक आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। तो क्वेश्चन है आई वाज टू टायर, आई वाज टू टायर टू प्ले, ई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आई वाज टू टायर टू प्ले दिख रहा होगा। तो अब हम इसको बताएंगे कि बनेगा कैसे, फिर से समझिएगा। आई वाज टू टायर टू प्ले, तो यहां हो जाएगा आई वाज, टू को सो में बदलते हैं, आई वाज सो टायर्ड, आई वाज सो टायर्ड दैट, आई है तो आई लिखेंगे, आई पास्ट है जी, वाज है तो कांट नहीं होगा, कुडंट होगा, दैट आई couldn't play। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिएगा, रिमूव टू के क्वेश्चन ही नहीं था। राज विल बी राइटिंग ए लेटर इज इन डैश, बताओ टेंस बताना है जी। राज विल बी राइटिंग ए लेटर, अब बिफोर लगल है तो कंटीन्यूअस होगा, अब कंटीन्यूअस होगा तो यहाँ शैल भी लगल है, माने फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको मॉडल पढ़े हैं तो आना चाहिए। देखो जी, सबसे पहले यहाँ आशीर्वाद दे रहा है, गॉड है मर्सी ऑन यू, मैं लगाओ इसमें। जो आ रहा है इसको बनाने का तरीका है मॉडल का, जो आ रहा है सबसे पहले उसको बनाइए, बाकी छोड़िए। मैं हो गया इसमें, he dash swim across the river, वह नदी के इस पार से उस पार तैर सकता है, बात यहाँ ताकत की हो रहा है, कैन लेगा, एकरा में होगा he can swim across the river, दुगो हो गया खत्म। इसमें देखिएगा मैं हो गया, इसके बाद इसमें हो गया कैन, पैरेंट डैश एगो ही बचल है, एगो में मस्ट होगा कहीं, एगो में होगा कुड। कुड मैंने समझना कि सकता था, पास्ट बताएगा, तो पास्ट एकरा में पैरेंट डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, माता पिता को अपने बच्चों का देखभाल करना चाहिए, ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है। एकरा में हो जाएगा मस्ट, अब बच गया तो कुड, इसलिए ही सेड उसने कहा, पास्ट टेंस V2 है, कुड लगेगा।
अगला सी डैश राइट ए लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग। वर्ब बताना है जी। लास्ट इवनिंग से पता चलता है पास्ट है, V2 लगेगा। राइट का V2 रोट, WROTE। अगला माय मदर डैश द फूड व्हेन आई रीच होम। डॉक्टर के आने के पहले डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ऐसा तुम लोग को एगो पढ़ाया है, याद रखना। एगो सिंपल पास्ट में बनता है तो एगो पास्ट परफेक्ट में बनता है। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ऐसा। तो वही कह रहा है माय मदर डैश द फूड व्हेन आई रीच होम। जब हम घर पहुंचे तो मेरी माँ खाना बना चुकी थी। तो ये बात समझो कि ये सिंपल पास्ट है, V2 है, तो उन्हें पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड के साथ V3। तो माय मदर इसमें भराएगा हैड कुक्ड, V3 COOKED, हैड कुक्ड भराएगा। फिर से समझना, हैड कुक्ड। कभी कभी होने वाला देख के आने वाला पूछता है, ध्यान देना। द मैच हैड बिगन बिफोर आई। देखो इन्हें हैड के साथ V3 दे दिया तो अब हमको पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट है। अब इन्हें हम लोग सिंपल पास्ट भरेंगे। तो बताइए रीच का V2 होता है रिस्ट, एक में हो जाएगा REACH, रिस्ट। कोलंबस डैश अमेरिका। तो कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्कवर्ड। ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस डायरेक्टेड एट द ब्रैकेट। जैसे कह रहा है वैसे कर देना है। 32 नंबर से हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां देखो रिमूव टू का क्वेश्चन है। माय अंकल इज टू ओल्ड टू वर्क। मेरे अंकल काम करने के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड है। रिमूव टू का अब ये बता लें। तो देखना माय अंकल इज, फिर से समझना, माय अंकल इज, टू के जगह पर सो लगाते हैं तो माय अंकल इज सो ओल्ड दैट। अब माय अंकल है, लड़का है, ही होगा ही। ये देखो प्रेजेंट है जी, इज लगा अपने प्रेजेंट है, इसीलिए ही कांट वर्क बन गया। पास्ट रहता तो कुडंट लगा, ही कांट वर्क। फाइनल। अगला कैन देयर बी अ स्मोक विदाउट फायर। क्या बिना आग के धुआं उठ सकता है? तो इसका आंसर होगा कैन देयर बी अ स्मोक विदाउट फायर। क्या बिना आग का धुआं उठ सकता है? तो इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव में दो पार्ट होता है, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो इसका ऐसे भी आंसर हो सकता है अ स्मोक कांट बी विदाउट फायर। अ स्मोक कांट बी विदाउट फायर। समझ में आया? अगला ही सेड आई सॉ द मूवी। ये देखो नरेशन है जी, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ही सेड है तो ही सेडे रहेगा, इसलिए क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं, इन्वर्टेड कॉमा का बदला दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है ही, यहां आएगा ही सॉ द मूवी। सिंपल पास्ट टेंस, सॉ वाला सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो हैड के साथ भी थी, ही हैड, और सॉ का वर्ब 3 सीन द मूवी। हो गया। अगला माय मदर कुक्स फूड इनटू पैसिव वॉइस। देखो ये वॉइस का क्वेश्चन है। माय मदर कुक्स फूड, तो मेरी माँ खाना बनाती है। ये बतिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है माने इजे मार के साथ भी थे। तो यहां आ जाएगा फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। फिर से सुनना, लिख देते हैं। फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। हो गया। अब देखिए हम लोग लिटरेचर का एक पार्ट है जिसको हम लोग लेकर के चलते हैं। ये देखो यंग सिंगुलर वाला जो आप लोग चैप्टर पढ़े हैं उसी से है। उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो ये बात आपको पता होगा कि यंग सिंगुल के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। द यंग सिंगुल वाज एलोन इन विलेज। बिना पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, बात समझिएगा। कह रहा है हु वाज एलोन इन हिज विलेज। बताओ जी किनारे पर कौन अकेले था? तो यंग सीगर, आंसर डायरेक्ट होगा यंग सीगर। हु हैड फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले कौन उड़ गया था? उसकी भाई बहन। एक नाम देखो देवल होगा। कह रहा है कि
his two brother and his sister had already flown away the day before। इसका आंसर होगा his two brother and his sister। बस why was he afraid to fly? उसको उड़ने में क्यों डर लग रहा है? He was afraid to fly because he thought that his feather will not support him to fly। उसको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि जब वो उड़ेगा ना तो उसका फीदर जो पंख है वो सपोर्ट नहीं करेगा एंड ही विल फेल डाउन और गिर जाएगा। इसीलिए फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है क्रम से देखो जानना है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। कि पैसेज के द्वारा अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें देखो एक वर्ड लिखा हुआ है अटेम्प्ट। ध्यान से देखिए अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब ही होता है जैसे यूपीएससी के एग्जाम देता था ना कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला प्रयास था। प्रयास मैंने कहा ट्राई, ट्राई ना कहते अटेम्प्ट कहता है। अगला ये देखो द क्रो द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो वाला एक कहानी है। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एग्जिस्ट बीन टेकन। अभी बात बता दी ये पोएम का नाम पूछी है, ये पोएम के लिखले के है, ये बात तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो कहीं ना कहीं मामला फंसेगा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हमको बताओ द डस्ट ऑफ स्नो एक चैप्टर है उसी से लिया गया। द डस्ट ऑफ स्नो फिर से समझिएगा द डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बात आपको समझ में आना चाहिए इसी से है। तो हु हैज रिटेन दिस पहला तो है कि कहां से लिया गया है द डस्ट ऑफ स्नो, उसके राइटर के है हु हैज रिटेन दिस तो सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर है। हु सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। हु सूक डाउन, कौन सूक डाउन करता है डस्ट ऑफ स्नो को? जो वहां इसे रहता है उसको हिलाता के है? आदमी जाके हिलाता है क्रो। तो इसका आंसर होगा द क्रो। हो गया। वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा डस्ट ऑफ स्नो कहां था? ये देखो धतूर के पेड़ जो था ना जो बताया था आपको उसी के ऊपर एकदम चमचमा रहा था। तो ऑन द लीफ ऑफ या फिर ऑन द ट्री ऑन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूर का पौधा। आगे हम लोग बात करते हैं व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस पे विश्वास था, वो क्या किया? लेंचो को पूरा लेंचो को व्हाट डिड ही डू, लेंचो को यही विश्वास था कि कोई भी दुनिया में भूख से नहीं मरता है और उसको पूरी तरह से विश्वास था भगवान पे। इसीलिए वो एक भगवान के नाम से पत्र लिखता है। हाउ डिड मिजविल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। ये सब क्वेश्चन आंसर है जो आपको देखने को मिलेगा। तो देखो जी ये सब का क्वेश्चन आंसर हम तुम लोग को लिखने के लिए सिखा रहे हैं। एक बार समझिएगा यहां से आपको ये भी बात समझना है कि हाउ टू राइट द कैरेक्टर्स। जैसे मैं एकरा में हम दिया हूं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना। हमने के कैरेक्टर स्केच लिखते तो बढ़िया से नहीं लिखना आता। हाउ टू राइट द कैरेक्टर स्केच यू मस्ट हैव टू नो पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट बाय पॉइंट आना चाहिए। इफ यू विल राइट ओनली बाय इन वन वे एक तरीका से लिखेगा ही विल गिव यू एवरेज मार्क। एवरेज मार्क्स देता है। तो इसलिए हम लोग अब देखते हैं कैसे लिखना है बाकी क्वेश्चन आंसर। तो देखिएगा चलिए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल। एक क्वेश्चन है जो आपको दिए हैं। तो भोली पेरेंट्स एक्सेप्टेड दिसंबर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा यहाँ मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वाज अ वेल टू डू अ मैन ही हैड अ बिग शॉप। इसलिए कि उसका एक बहुत अच्छा दुकान था और अ हाउस था, घर था। इज ऑन अ सेवरल थाउजेंड रुपीज इन द बैंक। हजारों रुपया उसके अकाउंट में था। मोरेवर फिर भी he was not asking for dowry, नहीं मांग रहा था। For this reason, the parents were ready to overlook his age and the fact that his children from the first wife were quite grown up. तो यही रीजन था कर रहे थे। How would you assess Griffin as a scientist? कैसे कह सकते हैं? तो ये है
हम अभी जो बात कर रहे हैं कैरेक्टर स्केच का, इसी का बात कर रहे हैं, ध्यान से तुम लोग समझना। The reason is that now I am going to tell you how to write the character sketch in class 10 so that you can get good marks in your exam. अभी हम बताएंगे कि कैरेक्टर स्केच कैसे लिखेंगे कि बढ़िया एग्जाम में नंबर आए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ इम्पोर्टेंट है जी मटेरियल का, लगभग कुछ भी करता है। तो देखो सबसे पहले तुमको लिखना है इंट्रोडक्शन, याद रखिएगा इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जैसे इंट्रोडक्शन, मटिल्डा वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग वुमन। अब लेडीज है तो जाहिर सी बात है सुंदर होवे करेगी, जवान थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी और जवान थी। शी वाज बोर्न इन क्लर्क फैमिली। अब बोला जाता है कि उसका जन्म हुआ था क्लर्क के परिवार में, ज्यादा अमीर परिवार में नहीं। शी हैड अ वेरी रिच फ्रेंड, लेकिन बीमारी यही था कि उसकी एक बहुत अमीर दोस्त थी। शी वाज मैरिड टू अ क्लर्क, और उसका शादी भी हुआ तो क्लर्क से शादी हुआ, ज्यादा अमीर लोग से शादी नहीं हुआ। ये इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन की बात लिखे तो देखना हर नेचर, उसका नेचर कैसा, बात समझना जी, उसका नेचर कैसा था, ये बात समझिएगा आप लोग। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि नेचर, तो सी वाज अ सेल्फिश लेडी, जो लेडीज थी स्वार्थी थी। सेल्फिश माने स्वार्थी, वो अपना खाली बारे में सोचती थी, तो सेल्फिश लेडी। शी वाज अनसैटिस्फाइड, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं है। आजकल देखो ऐसी हो रहा है कि लोग ईएमआई पर आईफोन ले रहे हैं, उसको पैसा, उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, लेकिन दिखावा में रहेगा। तो कभी भी आप लोग दिखावा की जिंदगी मत जिए, बिंदास रहिए, जो कुछ भी है उसमें आप संतुष्टि रखिए, यही बात है। तो अनसैटिस्फाइड विथ हर लाइफ, वो अपना जीवन से संतुष्ट नहीं थी, उसका जो जीवन मिला था। शी वांटेड टू बी अ लग्जरियस लाइफ, वो हमेशा चाहती थी कि हमको एक लग्जरियस लाइफ होना चाहिए, एकदम सुख आराम वाला लाइफ होना चाहिए, ऐसा वो चाहती थी। आगे देखिएगा, यहां तक तो उसका नेचर हो गया। एक और है रीजन ऑफ सैडनेस, उसका उदासी का कारण क्या था, दुख का कारण क्या था। तो देखो शी गेव ग्रेट इंपोर्टेंस टू हर ड्रीम्स इन हर लाइफ, वो ज्यादातर इंपोर्टेंस महत्व देती थी सपनों की दुनिया में। मान लो हम सपना देख लेंगे कि कैटरीना कैफ मेरी हो जाएगी, तो लग रहा है कि हो जाएगी जी, नहीं हो, तो ऐसे वो सपनों की दुनिया में जीती थी। हम लोग तो सपना में नहीं, हकीकत में जीना है। एंड शी फेल्ट वेरी सैड व्हेन हर ड्रीम्स डिड नॉट कम ट्रू, और उसको बहुत उदासी कब हुआ, बहुत बुरा तब लगा जब उसका सपना सपने रह गया, पूरा नहीं हुआ। कंक्लूजन है इसका, निष्कर्ष क्या निकलता है, तो शी लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, वह सपना में रहती थी। हर डिजायर इन हर, और उसका जो डिजायर इच्छा था ना वही बर्बाद कर दिया। वो अपना दोस्त से वो सोना के हार ली और वो भुला गया। ये बात समझना जी, अमीर आदमी रहेगा ना, वो अगर मान लो कि 200 के भी अगर जैकेट पहन ले ना तो हमनी के 2000 का लगेगा। अमीर आदमी अगर कोई रहेगा, अगर वो 200 के भी जैकेट पहनेगा तो हमनी के 2000 का लगेगा। और अगर कहीं गरीब आदमी है, वो अगर बाबू 2000 के भी जैकेट पहन ले रहेगा ना तो हमनी को लगता है कि फुटपाथवा पर से 200 के तो पहन लेंगे। तो इसीलिए दिखावा नहीं करना चाहिए, यू मस्ट हैव टू लिव इन अ रियल लाइफ। आगे देखिएगा, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी एम्बिशियस शी वाज नो हैप्पीनेस इन हर लाइफ, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित के कारण उसका जीवन में कुछ भी खुशी नहीं। यही आपका कैरेक्टर स्केच था। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हाउ डिड विजुअल पास दिस टाइम, वहां क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज फॉल। इस प्रकार से आपको इतना क्वेश्चन आंसर दिए, तो इस प्रकार से वी हैव कंप्लीटेड वन मॉडल सेट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का हम एक मॉडल सेट याद किए, कंप्लीट किए। आप इसको एक बार देखिए, जहां नहीं समझना आता आप कमेंट्स कीजिए, दोबारा हम आपको मौका देंगे, इसके बारे में बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल इंग्लिश जोन। इफ यू वांट टू स्टडी लाइक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन हम दोनों व्यवस्था देते हैं। तो सो थैंक यू वेरी मच। सो वी विल मीट अगेन, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।